नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर, जिसमें हम पढ़ाएंगे अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, इसका चुनाव कैसे होता है और इसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होते हैं, तो हम पढ़ाएंगे अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। अमेरिका गणतंत्र है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तथा उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। सारा प्रशासन उसी के नाम से होता है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है। उसके नीचे उपराष्ट्रपति है, वह अपनी कैबिनेट का निर्माण करता है जो कांग्रेस से पृथक है तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। इस सब को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थायी या अराजनैतिक कार्यपालिका भी है, जिसे नौकरशाही की संज्ञा दी गई है। अतः अब राष्ट्रपति का सविस्तार से हम उसका अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति कैसे क्या होता है। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली व सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राष्ट्रपति का है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में ऐसे आश्चर्यजनक विकास हुए हैं जिन्होंने उसे संघीय सत्ता के केंद्र बिंदु तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया है। अब वह मात्र कार्यपालिका का ऐसा अध्यक्ष नहीं है जैसी संस्थापक पिताओं ने कल्पना की थी। कभी कभी उसे अमेरिका का निर्वाचक नरेश कहा जाता है। वह संवैधानिक अध्यक्ष नहीं है, बल्कि उसका पद अमेरिकी शासन के सर्वाधिक नाटकीय संस्था बन गया है। उसका कार्यकाल, उत्तराधिकार व निष्कासन कैसे होता है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति मतदातागण 4 वर्ष के लिए अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन अमेरिका में उधर के मतदातागण 4 वर्ष के लिए अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। संविधान में उसके पुनः निर्वाचन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, पर यह परंपरा पड़ गई है कि किसी व्यक्ति को 2 बार से अधिक नहीं चुना जाए। एक व्यक्ति को 2 बार ही देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है अमेरिका में, 2 से 3 बार नहीं बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकार का विषय इसी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए जैसा कि 1945 में रूजवेल्ट के साथ हुआ, या उसकी हत्या हो जाए जैसा 1963 में कैनेडी के साथ हुआ, या वह त्यागपत्र दी जैसा 1974 में निक्सन ने किया, या गंभीर बीमारी या किसी अन्य कारणवश वह काम करने योग्य न रहे जैसा आइजनहॉवर के साथ हुआ, वो काम करने योग्य नहीं रहे थे। तो इसका समाधान 1967 के 25वें संशोधन अधिनियम के अनुसार होगा। इसमें व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति पद कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति फिर काम करता है। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति किसी को उपराष्ट्रपति के पद पर मनोनीत करेगा, किंतु इसकी पुष्टि कांग्रेस के दोनों सदनों में होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति लिखकर घोषित करता है कि वह किसी कारण अपने पद के दायित्व को वहन नहीं कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपनी क्षमता की लिखित घोषणा नहीं करता। यदि राष्ट्रपति ऐसी लिखित घोषणा करने की स्थिति में नहीं है तो उपराष्ट्रपति ऐसी घोषणा करेगा। यह घोषणा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारियों के बहुमत द्वारा होगी या कानून
द्वारा स्थापित होगी। यह निकाय भी हो सकता है। इस उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। फिर उपराष्ट्रपति जो उधर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उत्तराधिकारी के आधार पर ये बातें आ जाती हैं। फिर आता है कि यदि राष्ट्रपति पर देशद्रोह, घूसखोरी या दुर्व्यवहार का कोई गंभीर आरोप लगता है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो उसके कार्यकाल के संबंध में कि कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उत्तराधिकार के आधार पर बताया कि उपराष्ट्रपति फिर काम करेगा, और यदि महाभियोग के द्वारा कोई घूसखोरी या कोई अपराध के कारण उसको लगा है तो महाभियोग के आधार पर उसको हटाया जाता है। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। इधर प्रक्रिया बहुत लंबी होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की, क्योंकि यहाँ नवंबर से चलती है और जनवरी फरवरी तक उसका निर्वाचन हो पाता है। तो निर्वाचन में क्या है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 वर्ष के बाद होता है। इसमें भाग लेने वाले प्रत्याशी को 3 योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति पद के लिए भाग लेता है तो उस राष्ट्रपति पद के लिए 3 योग्यताएं होती हैं। जैसे वह भारत का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो, वह कम से कम 14 वर्ष तक अपने देश में रहा हो। इससे स्पष्ट होता है कि कोई प्राकृतिकृत नागरिक इस चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ये चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रमुख रहता है, पूरा कार्यभार देश का उसी के नाम से होता है और प्रमुख रहता है। लेकिन यह चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ये के निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। हर राज्य में से उतने निर्वाचित चुने जाते हैं जिसने उसके प्रतिनिधि सभा व सीनेट में सदस्यगण हैं, अर्थात 3 निर्वाचक राष्ट्रीय राजधानी से लिए जाते हैं। जैसे ऐसे करता है, जैसे 445 से +100 +3, तो ऐसे ये हो जाती है 538 सदस्यों का निर्वाचन मंडल बनता है। एक ऐसे जोड़ कर, जैसे 3 निर्वाचन राष्ट्रीय राजधानी से हो गए तो ऐसे मिलाकर एक 538 सदस्यों का निर्वाचन मंडल बनता है। हर राज्य के अपने निर्वाचन संबंधी कानून है जिसके अनुसार निर्वाचन का चुनाव किया जाता है। और नवंबर मास में पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को वोट दिए जाते हैं। गुप्त मतदान होता है। हर राज्य में वोटों की गिनती की जाती है, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार को उस समय के सारे वोट मिल जाते हैं। इसके बाद ये निर्वाचनगण दिसंबर मास में दूसरे बुधवार के बाद आने वाले सोमवार को अपने राज्य की राजधानी में इकट्ठे होते हैं, जहां वे एक वोट राष्ट्रपति को और एक वोट उपराष्ट्रपति को देते हैं। जब अमेरिका के मतदातागण अपने निर्वाचन का चुनाव करते हैं तो उसे पहला मतदान कहा जाता है, लेकिन जब वे निर्वाचनगण राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को अपना वोट देते हैं तो उसे दूसरा मतदान कहा जाता है। सारी मतपेटियां सीनेट के अध्यक्ष को भेज दी जाती हैं। 6 जनवरी को मतों की गणना की जाती है तथा परिणाम घोषित किए जाते हैं। तो इस संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखते हुए तो इसमें क्या होता है, प्रथम चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत, जैसे कम से कम 270 वोट मिलना चाहिए। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जहां एक राज्य का एक वोट होगा। यदि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो उसका निर्णय सीनेट में होता है, जहां एक राज्य का एक ही वोट होगा। तो यहाँ 8 नवंबर से वोट का काम शुरू होता है और जनवरी तक यहाँ वोटिंग चलती रहती है। और ये होता है कि राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपने पद की शपथ लेता है। फिर इसी कार्य को चलते हुए फिर 20 जनवरी को वह अपनी शपथ ग्रहण, नवंबर से 20 जनवरी तक उसका निर्वाचन का कार्य चलता रहता है। फिर आती है उसकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो निर्वाचन में जीतने के बाद 20 जनवरी को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के
प्रधान जज के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है और फिर अपनी शक्तियों का प्रयोग व कार्यों का निष्पादन करता है, जिन्हें अध्ययन की सुगमता के हेतु निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे उसको क्या क्या शक्तियाँ रखी जाएंगी राष्ट्रपति को, तो सबसे पहली होती है प्रशासनिक संबंधी शक्तियों में उसको प्रशासन से संबंधित शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों तथा न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करना उसी का काम होता है। यदि राज्य के किसी भाग में उपद्रव होता है तो वह सेना को भेजकर उसका दमन कर सकता है। वह अपने मंत्रियों, राजदूतों, सुप्रीम कोर्ट तथा अधीनस्थ संघीय न्यायालयों के जजों तथा बहुत से संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है। फिर होती है विधायन संबंधी शक्ति। प्रशासन के संबंध में उसको बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति को, पूरा प्रशासन उसी के नाम से चलता है तो पूरी शक्तियाँ भी उसी को प्राप्त होती हैं। फिर विधायन संबंधी शक्ति में होता है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति में, तो इसमें होता है कांग्रेस को अपने सदस्य भेजता तथा वहां अपना भाषण देता है। किसी विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस का असाधारण सत्र बुलाता है। यदि दोनों सदन अपना विवाद न निपटा सकें तो सत्र को स्थगित करता है। अपने मित्रों के माध्यम से कांग्रेस में कोई बिल प्रस्तुत कराना पड़ता है उसको। अपनी विशेष कृपा या नौकरशाही के माध्यम से विधायक को प्रभावित करना। कांग्रेस के पास किसी नए बिल पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करना। तो वह समय समय पर कांग्रेस को अपना संदेश भेज सकता है जिसमें कोई कानून बनाने का विचार निहित हो। वह कांग्रेस में विराजमान अपने मित्रों की सहायता से कोई बिल पेश कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वह कांग्रेस का विशेष सत्र बुला सकता है। तो उसका ये है विधायन संबंधी उसको शक्ति। फिर आती है न्याय के क्षेत्र में शक्ति उसको, कि न्याय के क्षेत्र में उसको क्या शक्ति प्राप्त है। तो महाभियोग के दंड को छोड़कर राष्ट्रपति किसी मामले में दोषी व्यक्ति को क्षमा दे सकता है या उसका दंड कम कर सकता है या उस दंड के क्रियान्वयन को टाल सकता है। उसका क्षमा या विशेषाधिकार राज्यों के कानून के उल्लंघन पर लागू नहीं होता। यह भी हो सकता है किसी उपद्रव या विलब्ध या संग्राम में पकड़े गए लोगों के सामूहिक को राष्ट्रपति क्षमा कर दे, जैसा राष्ट्रपति जेफरसन ने उन लोगों के लिए किया था जो 1795 के देशद्रोह कानून के अंतर्गत दंडित किए गए थे। और उसको वित्तीय संबंधी शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार बजट तैयार किया जाता है। यह काम एक निर्देशक के तहत बजट ब्यूरो करता है। राष्ट्रपति बजट विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति करता है और वह उसी के निर्देशानुसार काम करता है। तो बजट वित्त संबंधी भी इसको शक्ति प्राप्त है। और फिर आती है उसकी आपातकालीन शक्ति। तो आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है जिनके नाम सीनेट द्वारा पास होते हैं। तो राष्ट्रपति को इस आधार पर बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त रहती है। राष्ट्रपति की इन व्यापक शक्तियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। वह प्रशासन का अध्यक्ष है, विधायन का बड़ा स्रोत है, विदेश नीति का निर्माता व सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ है, क्षमा के विशेषाधिकार का धारक है तथा उसका कार्यकाल राज्य का सबसे ऊंचा मंच है। तो ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान होता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा और अमेरिका का राष्ट्रपति भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।